अगर आप BS6 की टिक टिक वाली साउंड से परेशान हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बेसिकली हो क्या रहा है कि जब से BS6 मोटरसाइकिल्स आई हैं तो उनमें नई बाइक को खरीदने के बाद आप जैसे ही उसको 500 से 700 किलोमीटर्स के बीच में चला लेते हैं तो उसके बाद में उसका इंजन थोड़ा सा गर्म होते ही एक टिक टिक ऐसे करके साउंड आने लग जाती है। एंड ये प्रॉब्लम वैसे तो वाल्व क्लियरेंस की है, मतलब जिसको बोलते हैं ना टैपेट सेटिंग नाम से जो फेमस है चीज़ वो है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि ये चीज़ क्या है या इसको कैसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है देन ये वीडियो आप पूरी देख लेना। अदरवाइज अगर आपको पता है कि वाल्व एडजस्टमेंट कैसे करनी है देन आप इस वीडियो को यहाँ पर छोड़ करके जा सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है जीत, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस वीडियो में हम हीरो की खास करके ये जो फ्लैट इंजन आता है इन मोटरसाइकिल्स में, जो जैसे ही आप बाइक को स्टार्ट करते हैं 2-4 किलोमीटर चलाते हैं उसके बाद में जो अनोइंग टिक टिक साउंड आने लग जाती है उसको कैसे ठीक करते हैं उसके बारे में जानेंगे। हालांकि जो टिक टिक साउंड आती हैं खास करके BS6 हीरो की जो बाइक्स हैं उनमें वो अलग अलग टाइप की हैं, उनके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। लेकिन अगर गर्म होने के बाद ही साउंड आनी स्टार्ट होती है देन इस वीडियो में मैं जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊंगा, अगर आप उसको करते हैं या किसी से करवा लेते हैं तो चांसेस हैं 90+% कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली होगी साफ़ सफाई। हम इस एरिया में और इस एरिया में काम करने वाले हैं, साथ ही साथ इस साइड और इस साइड काम करेंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये जो एरिया है ये अच्छे से आप वॉश कर लें। सफाई बहुत ज़रूरी है बिकॉज अभी हम इंजन के कुछ कवर्स वगैरह खोलने वाले हैं तो इंजन का एरिया एक्सपोज होगा और वहाँ पर हम मिट्टी वगैरह नहीं चाहेंगे, तो इसलिए साफ सफाई जरूरी है। दूसरी चीज होने वाली है वो ये कि जब आप ये प्रोसेस करने वाले हैं उस टाइम पे इंजन है वो एकदम ठंडा होना चाहिए। मतलब आप अगर बाइक को पूरी रात खड़ा करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आपने बाइक यूज़ करी है तो उसको टच करने पर आपको इंजन है वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर या ठंडा फील होना चाहिए। अगर इंजन गर्म है तो ये प्रोसेस आप ना करें। तो ये दो प्रिकॉशंस फॉलो करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले ये जो कवर है इसको निकालेंगे ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको एक्सेस करना थोड़ा सा आसान हो जाए एंड साथ ही साथ आप लोगों को दिखने में भी थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये जो पैनल है इसको रिमूव करता हूँ मैं, ये जो स्क्रू है इसको खोल करके। उसके बाद में बारी आती है इस कैप को खोलने की। तो इसमें 17 मिलीमीटर का स्पैनर है वो लगेगा एंड ये जो कैप है ये हमारा जो इनलेट वाल्व है उसके जो वाल्व एडजस्टमेंट है उस साइड की है। तो 17 मिलीमीटर के स्पैनर की हेल्प से इसको केयरफुली लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद में इसको एक बार ऐसे ही छोड़ देंगे, पूरा इसको थोड़ी देर में खोलेंगे क्योंकि हमें सेम जो प्रोसेस है वो नीचे की साइड जो कैप है उसके साथ करनी है। तो ये हमारा जो एग्जॉस्ट की साइड का वाल्व है उसके एडजस्टमेंट की कैप है, तो इसको भी सेम तरीके से रिमूव करना है। और अभी ये जो कैप है इसको ऑल द वे रिमूव करेंगे तो इसमें थोड़ा सा ऑयल है वो निकलने के चांसेस रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से खोलना है। ये रहा इसमें थोड़ा सा ऑयल जिसकी मैं बात कर रहा था। एंड अभी जो ऊपर की साइड वाली कैप है उसको भी ऑल द वे रिमूव कर लेंगे। उसके बाद में स्पार्क प्लग की कैप है उसको निकालेंगे और इसको साइड में कर देंगे। फिर यहाँ पर ये जो 10 मिलीमीटर का बोल्ट है इसको लूज़ करेंगे। इसको लूज़ करेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे क्योंकि उस बोल्ट का काम यहाँ पर ये जो प्लेट लगी हुई है इसको होल्ड करना है। और अगर उसको हम ऑल द वे निकाल देंगे तो चांसेस हैं कि ये जो प्लेट है ये यहाँ से नीचे गिरेगी, जो कि सही नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम होल्ड करेंगे और उसको होल्ड रखते हुए ये जो बोल्ट है इसको निकालेंगे। और ये जो बोल्ट है इसके साथ ये एक क्रश वॉशर भी निकलेगा, तो आप इसको भी मेक श्योर करें कि आप निकाल लें। एंड उसके बाद ये जो प्लेट है इसको निकालने की ट्राई करें, तो ज़्यादातर केसेस में ये आराम से निकल जाएगी। अगर ऐसा ना हो तो इसमें पीछे की साइड हल्का सा इसको स्क्रू ड्राइवर से आप बाहर की तरफ पुश करेंगे तो ये निकल जाएगी कुछ इस तरीके से। एंड ये जो प्लेट है इसके ऊपर अगर गैस्केट लगा हुआ निकल जाता है तो वैसे ठीक है, और अगर यहाँ पर लगा रहता है तो वैसे ठीक है। और अगर लूज है मतलब निकल सकता है गैस्केट तो उसको निकाल लें। अगर आपके पास रिप्लेसमेंट गैस्केट अवेलेबल है तभी इसको निकालें। अगर आप पुराना गैस्केट ही यूज़ करने वाले हैं देन इसको लगा रहने देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बेसिकली पॉइंट ये है कि ये डैमेज नहीं होना चाहिए कहीं से भी। अगर ये डैमेज नहीं है और आपके पास रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप गैस्केट है उसको रिप्लेस ही करें। ऑलराइट, सो अभी अपन वाल्व क्लियरेंस है उसको एडजस्ट करने से सिर्फ एक स्टेप की दूरी पर है। वो स्टेप ये है कि अभी हमें पिस्टन को कंप्रेशन स्ट्रोक में टॉप डेड सेंटर पर लेके आना है। सो बेसिकली अपना जो इंजन है उसमें टोटल 4 साइकिल्स होती हैं
उनमें से 2 साइकिल्स ऐसी हैं, एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक और एक कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसमें जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर पर आता है। तो ये जो आपको डॉट दिख रहा है, इस डॉट को अगर आप यहाँ पर, ये जो छोटा सा आपको एरो बना हुआ दिख रहा है, इस डॉट को इस एरो के बराबर में ले आते हैं, तो हर बार जो पिस्टन है वो कंप्रेशन स्ट्रोक में अपने टॉप डेड सेंटर पोजीशन पर होगा, और उसी पोजीशन पर हमें जो वाल क्लियरेंस है उसको एडजस्ट करना चाहिए। पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर या तो तब आता है जब ये डॉट यहाँ पर हो, या फिर तब आता है जब ये डॉट यहाँ पर हो। तो ये डॉट नीचे की तरफ हो तब हमें वाल क्लियरेंस एडजस्ट नहीं करनी है, एडजस्टमेंट हमें तभी करनी है जब ये डॉट यहाँ पर हो। तो अभी हमें इस डॉट को यहाँ पर लेकर के आना है। तो उसके लिए जो पुराने इंजन आते थे BS4 वाले स्प्लेंडर के, उसमें तो यहाँ पर आपको कैप मिलती थी जिसको आप निकाल करके जो मैग्नेट है उसको रोटेट करके पिस्टन को TDC पर ला सकते हैं, लेकिन इसमें हीरो वाले वो खा गए। तो अभी किसी पुरानी वीडियो का B-roll डाल दूंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि BS4 में यहाँ पर वो जो कैप है वो आती थी और वो किस टाइप की दिखती थी। लेकिन अभी हमें टॉप डेड सेंटर पर तो लेके आना पड़ेगा, तो उसके लिए हम जो किक लीवर है उसकी हेल्प लेंगे। तो बेसिकली अभी हम किक की हेल्प से जो इंजन है उसको क्रैंक करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी मैं क्रैंक कर रहा हूँ, तब आप देख सकते हैं कि जो डॉट है वो अपनी पोजीशन स्विच कर रहा है, बिकॉज जो टाइमिंग चैन है वो उसका जो स्प्रोकेट है जिस पर डॉट बना हुआ है उसको घुमा रही है, और रोटेट करते हुए हमें जो डॉट है उसको जो एरो है उसके बराबर में लाना है। लेकिन अभी आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो जो डॉट है उसको एरो के सामने लाना थोड़ा मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि ये इंजन काफ़ी नया है और इसका जो कंप्रेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए हमें जो स्पार्क प्लग है उसको निकालना पड़ेगा। तो स्पार्क प्लग को जब हम निकाल देंगे तो बेसिकली होगा ये कि जो कंप्रेशन है वो स्पार्क प्लग जब हम निकाल देंगे तो उस होल में से बाहर निकलने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो किक है उसकी हेल्प से इंजन को क्रैंक करना आसान हो जाएगा और जो डॉट है उसको मैच करने की प्रोसेस थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। ऑलराइट, सो फाइनली थोड़ी मशक्क़त के बाद आप देख सकते हैं कि जो डॉट है वो इसका जो एरो है उसके साथ प्रॉपर्ली अलाइन हो रहा है। अभी कैमरा है उसका एंगल थोड़ा सा अलग है तो इसलिए आपको 19-20 का फ़र्क दिख सकता है, लेकिन आपको जो डॉट है उसको एरो के बिल्कुल बराबर रखना है, जो कि अभी जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ जो कि सही एंगल है उससे बिल्कुल सही है। तो अभी जो वाल्व क्लियरेंस है उनको एडजस्ट करते हैं। ऑलराइट, सो ये नीचे की साइड वाला होल है जो कि अपना जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसकी क्लियरेंस है उसको एडजस्ट करने के लिए है। तो टैपेट क्लियरेंस बेसिकली ये होती है कि आपका जो वाल्व है उसका जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है वो एंड जो रोकर के अंदर ये स्क्रू लगा हुआ है वो एक दूसरे से टच करते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो जगह होती है उसको हम वाल्व क्लियरेंस बोलते हैं। ये ज़रूरी इसलिए है बिकॉज जब इंजन गर्म होता है तो आपको पता ही है मेटल है वो एक्सपैंड होता है। तो अगर हम इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे तो गर्म होने के बाद में इनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी, जिससे कि जो वाल्व है उसको जब बंद रहना चाहिए तब वो पूरी तरीके से बंद नहीं रहेगा, एंड उसकी वजह से इंजन का जो माइलेज है वो कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड अगेन सेम प्रॉब्लम होगी गैप ज़्यादा होने पर भी, आपका जो एवरेज है जो बाइक की परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो हमें इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको एकदम प्रॉपर रखना पड़ता है, और वो जो प्रॉपर गैप है वो कितना होना चाहिए ये जानकारी हमें कुछ बाइक्स में जो वर्कशॉप मैनुअल है उसमें मिलेगी, जो कि सिर्फ सर्विस सेंटर वालों के पास होती है, या फिर ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ बाइक के केसेस में वो जो जानकारी है वो आपका जो ऑनर्स मैनुअल होता है जो कि आपको बाइक के साथ मिलता है उसमें भी लिखी हुई होती है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा अपनी पर्टिकुलर बाइक के लिए। स्प्लेंडर के केस में इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व्स की जो क्लियरेंस है वो 0.05 mm होनी चाहिए, और उसको एडजस्ट करने के 2 तरीके हैं। दोनों ही काम में लेकर के मैंने देख रखे हैं और दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो मैं आपको एक एक करके दोनों मेथड बता देता हूँ, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लेना। तो पहला और ज़्यादा सही माने जाने वाला मेथड तो है फिलर गेज की हेल्प से जो क्लियरेंस है उसको एडजस्ट करना। तो बेसिकली ये मेटल की एकदम पतली शीट्स होती हैं जिनके ऊपर उनकी जो थिकनेस है वो लिखी हुई रहती है, जो कि इस केस में आप पढ़ सकते हैं 0.051 mm है, विच मीन्स कि जो 0.05 mm हमें चाहिए ये एग्जैक्टली वही है, बस खाली 0.001 mm का डिफरेंस है, तो इतना चलता है, एक्सेप्टेबल है। तो पहला मेथड तो ये है कि आप फिलर गेज की हेल्प से जो क्लियरेंस है उसको एडजस्ट करें। तो सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ, एंड उसके बाद में अगर आपके पास फिलर गेज नहीं है
तब आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो भी बता दूंगा। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्लियरेंस की फिलर गेज की शीट है उसको उन दोनों जगह के बीच में लगाना है। मतलब यहाँ पर हम वाल का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और ये जो एडजस्टमेंट स्क्रू है इसका सबसे नीचे वाला हिस्सा है, उसके बीच में जो ये शीट है इसको लगा रहे हैं। एंड जो शीट है वो अगर आसानी से इंसर्ट हो जाती है एंड उसके बाद में अगर आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं और आपको बिल्कुल भी ड्रैग महसूस नहीं हो रहा है, मतलब आपको बिल्कुल भी रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा है, प्रतिरोध जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो महसूस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि जो वाल क्लियरेंस है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। और अगर ये जो शीट है ये उन दोनों गैप्स के बीच में इंसर्ट ही नहीं हो पा रही है, दैट मीन्स कि जो गैप है वो कम है। लेकिन टिक टिक साउंड तभी आती है जब गैप है वो ज़्यादा होता है। तो इस केस में ये 0.05 mm से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें ये जो वाल्व है इसकी क्लियरेंस है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इस केस में ये जो एडजस्टमेंट स्क्रू के बाहर लॉकिंग नट लगा हुआ है इसको लूज करना पड़ेगा, जो कि इस केस में 9 मिलीमीटर का है। तो सबसे पहले 9 मिलीमीटर के स्पैनर की हेल्प से जो नट है उसको लूज करेंगे, और जब ये नट है ये लूज हो जाए उसके बाद में जो शीट है 0.05 mm की इस केस में उसको जो गैप है उसमें इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में जो एडजस्टमेंट स्क्रू है उसको या तो प्लायर की हेल्प से टाइट करना है, बिकॉज अभी हम जो क्लियरेंस है उसको कम कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको टाइट करेंगे। तो या तो प्लायर की हेल्प से टाइट करें या फिर इसके लिए ये एक स्पेशल टूल आता है, आप इसकी हेल्प से भी इसको टाइट कर सकते हैं। टाइट करने के बाद फिर से जो शीट है उसको स्लाइड करके देखें, तो अभी और टाइट करने की ज़रूरत है। जो एडजस्टमेंट है वो आपको बहुत थोड़ी थोड़ी करनी है, एक बार में सारा टाइट मत कर देना। एंड अभी जो ड्रैग है, जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है वो मुझे एकदम प्रॉपर फील हो रहा है। बेसिकली ड्रैग ना तो कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉपर ड्रैग जब आपको मिल जाए उसके बाद में जो स्पैनर है उसकी हेल्प से जो नट है उसको टाइट करना है। एंड नट को टाइट करते टाइम एक बार मैं ये जो फिलर गेज है इसको निकाल देता हूँ। जो एडजस्टिंग स्क्रू है उसको आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टूल है तो आप उसकी हेल्प से उसको होल्ड कर लें, और अगर टूल नहीं है तो आप नोज प्लायर है उसकी हेल्प से भी उसको उसी पोजीशन पर होल्ड करके रखें एंड फिर जो नट है उसको टाइट कर दें, जस्ट लाइक दैट। ये जो नट है इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है बट इसको लूज भी नहीं रखना है। जैसे मीडियम ड्रैग अपने को समझ में आया था वैसे ही इसको जो टाइट करने का प्रोसेस है वो अपने को समझना पड़ेगा। ज़्यादा टाइट कर देंगे तो थ्रेड हैं वो ख़राब हो जाएंगे, लूज़ छोड़ देंगे तो थोड़े दिन में फिर से जो वाल्व क्लियरेंस है उसका इशू आ जाएगा। थोड़े दिन में क्या 1-2 किलोमीटर में ही आ जाएगा, बिकॉज ये नट लूज़ रहेगा तो ये जो स्क्रू है ये भी वापस से लूज़ होने लग जाएगा। और इसको प्रॉपर टाइट करने के बाद में एक बार फिर से फिलर गेज की हेल्प से जो वाल्व क्लियरेंस है उसको चेक करेंगे। अगर प्रॉपर है तब तो ठीक है, और अगर एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है तो फिर से आपको इसको एडजस्ट करना है। 0.05 mm है इस केस में, तो जब तक 0.05 mm पर मिनिमल ड्रैग नहीं होने लगता तब तक हमें इसको एडजस्ट करते रहना ही पड़ेगा। और अभी बात करते हैं कि अगर आपके पास फिलर गेज है वो ना हो तो जो क्लियरेंस है उसको कैसे एडजस्ट करा जाए। तो उसके लिए एक ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है जिसको कम बढ़िया माना जाता है, बट इमरजेंसी में आप उसको भी कर सकते हैं। स्प्लेंडर या फिर हीरो के जो 100 सीसी वाले इंजन आते हैं उनमें तो ये परफेक्टली काम करता है, बाकी इंजन्स का तो मैं कह नहीं सकता। वो ये है कि जो प्ले है उसको हम अप एंड डाउन जो मोशन हो रहा है उसको किल करेंगे एंड साइड टू साइड जो मोशन है उसको छोड़ देंगे। मतलब अगर आप जो रोकर है जिसमें ये स्क्रू एंड नट लगा हुआ है इसको पकड़ते हैं एंड इसको लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो आपको मूवमेंट फील होनी चाहिए, और अभी फील तो मैं करा नहीं सकता, तो आप ये जो मूवमेंट है इसकी अगर साउंड सुन सकें तो सुनना। तो ये जो साउंड है ये सिर्फ लेफ्ट एंड राइट मूव करते टाइम आनी चाहिए। जब हम इसको ऊपर नीचे मूव करें मतलब इस डायरेक्शन में, तब ये जो साउंड है ये नहीं आनी चाहिए, जो कि अगर आप सुन सकते हैं तो सुनने की कोशिश करिएगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन अगर इसको मैं लेफ्ट राइट मूव करता हूं तो साउंड है वो आती है। तो दैट मीन्स कि इसकी जो एडजस्टमेंट है वो परफेक्ट है। अगर इसको हम ऊपर नीचे मूव करेंगे तब साउंड आएगी, दैट मीन्स कि हमें इसको टाइट करना पड़ेगा। और अगर हम इसको लेफ्ट राइट मूव करते हैं तब साउंड ना आए, दैट मीन्स कि हमें इसको लूज करना पड़ेगा। तो ये जो साउंड अभी आप सुनेंगे
अगर लेफ़्ट राइट करते टाइम आप ये साउंड सुन सकते हैं, और जो मूवमेंट है अगर आप कैमरे में देख पा रहे हो, आई होप ये जो मूवमेंट है ये रहना चाहिए, लेकिन अप एंड डाउन करते टाइम जो मूवमेंट है वो नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको अगर फिलर गेज ना हो तो एडजस्टमेंट करनी है। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मैंने एग्जॉस्ट के लिए बताया था, हमें जो इनटेक की वाल्व क्लियरेंस है उसको भी एडजस्ट करना है। एंड इस केस में इनटेक और एग्जॉस्ट की जो क्लियरेंस है वो सेम है 0.05 mm। तो एग्जॉस्ट की तो मैंने आपको करके दिखा दिया है, अभी इनटेक की मैं कर लेता हूँ एंड उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, सो क्लियरेंस है वो दोनों साइड की एडजस्ट कर दी है। अभी ये जो डॉट है इसको पूरा 360 रोटेट करके फिर से यहाँ लाना है। तो मैं क्रैंक करता हूँ, जिससे होगा क्या कि जो इंजन है वो पूरा एक रोटेशन घूम करके फिर से कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी पर आ जाएगा। एंड उसके बाद क्या करना है वो बताता हूँ। सो अभी हमने किया क्या कि इंजन को अच्छे से रोटेट कर दिया, तो अभी फिर से जो दोनों साइड की वाल्व क्लियरेंस है उनको चेक करना है। मेथड वही रहेगा, अगर फिलर गेज से करना है तो 0.05 mm, एंड अगर आपको जो साइड प्ले वाला मेथड बताया था उससे करना है तो उससे कर लीजिएगा। लेकिन एक बार एडजस्ट करने के बाद में इंजन को घुमाना जरूर है और फिर से जो क्लियरेंस है उसको चेक जरूर करना है। एंड अभी जो सारी चीज़ें हैं उनको फिर से असेंबल करने की जो प्रोसेस है वो करनी है। एंड सबसे पहले जो ये कैप है इसी को लगाना है। तो सबसे पहले तो आप मेक श्योर करें कि इसका जो ये सरफेस है जहाँ पर जो गैस्केट है वो लगता है उस पर कहीं पर भी पुराना वाला जो गैस्केट है वो ना लगा हुआ हो। एंड उसके बाद में जो नया गैस्केट है उसको प्लेस करना है। फिर सेम चीज़ ये जो सरफेस है इस पर चेक करनी है कि कहीं पर भी पुराना जो गैस्केट है उसका रेजिड्यू ना हो। जब ये अच्छे से क्लीन लगे आपको तभी आपको जो कैप है उसको लगाना है। अगर यहाँ पर कहीं पर भी पुराना गैस्केट रह जाता है तो उसको आपको स्क्रैपर की हेल्प से अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, लेकिन जो सरफेस है उस पे स्क्रैचेस मत कर देना, अदरवाइज फिर ऑयल लीक होगा। एंड अभी जो कैप है उसमें यहाँ पर ये जो कट बना हुआ है स्लोट, उसको यहाँ पर ये एक सेक्शन है छोटा सा उभरा हुआ, उसके साथ में अलाइन करना है। एंड फिर जो कैप है उसको उसकी जो पोजीशन है वहाँ पर प्लेस कर देंगे। एंड प्लेसमेंट के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। और अभी इसको पकड़ के रखते हुए दूसरी साइड से जो बोल्ट है उसको लगाना है। बोल्ट के साथ उसका जो क्रश वॉशर है उसको लगाना ना भूलें। और ये क्रश वॉशर अगर डैमेज लगे आपको तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी साइड से भी ऑयल लीकेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो प्लेट को होल्ड कर रखा है एंड अभी ये जो बोल्ट है इसको ऑल द वे इंसर्ट करके सबसे पहले हैंड टाइट करना है। एंड देन उसके बाद में 8 to 9 न्यूटन मीटर्स के ऊपर इसको टॉर्क करना है। उसके बाद लगाना है स्पार्क प्लग है उसको। तो पुराना वाला जो स्पार्क प्लग है वो रस्ट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि आगे चल कर के प्रॉब्लम कर सकता है, खोलते टाइम टूट भी सकता है ये। तो इसलिए मैं नया जो स्पार्क प्लग है इसको उसके साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। नेसेसरी नहीं है, अभी ये और चल सकता है, बट बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। स्पार्क प्लग को सबसे पहले आपको हैंड टाइट करना रहता है, कभी भी डायरेक्ट टूल से स्पार्क प्लग है उसको ना लगाएं, अदरवाइज आप जो थ्रेड्स हैं उनको क्रॉस थ्रेड कर देंगे। एंड उसके बाद में जो सिलेंडर हेड है उसको खोल करके लेथ मशीन शॉप पर भटकते हुए घूमेंगे। सो ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले इसको हाथ से टाइट करेंगे जितना आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद में टूल की हेल्प से भी आप इसको जितना हैंड टाइट कर सकते हैं उतना करेंगे। एंड जब ये बॉटम आउट हो जाए तब आपको 1/8 टर्न है वो लेना है, मतलब टोटल 360 होता है, तो 360 का जो 8वां हिस्सा है आपको इसको उतना ही रोटेट करना है। एकदम एक्यूरेट नहीं, बस थोड़ा आइडिया बताया है, जिससे कि स्पार्क प्लग है वो ना तो स्पार्क प्लग टूटेगा ना ही जो थ्रेड्स हैं वो डैमेज होंगे। उसके बाद बारी आती है जो कैप्स हैं उनको लगाने की। तो इनकी जो ओरिंग्स हैं उनको मैंने निकाल लिया है। एंड ये एक ओरिंग है जो कि आप देख सकते हैं कितनी डैमेज है। तो इसीलिए जब भी आप कैप्स हैं उनको निकालें एंड फिर से लगाएं, तो लगाने से पहले जो ओरिंग्स हैं उनको ज़रूर चेंज करें। और लगाने से पहले जो ओरिंग्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएं, जो कि ये जो नीचे वाली कैप है इसमें थोड़ा निकला ही था, तो इसी को यूज़ करके इस पर लगा देंगे एंड फिर इनको टाइट करते हैं। और जो कैप है उसको लगाते टाइम ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि उसका जो सरफेस है वो आपने साफ़ कर लिया हो। एंड उसके बाद में उसको लगा करके खाली टाइट करना है। सबसे पहले हैंड टाइट, उसके बाद में टूल की हेल्प से हल्के हाथ से टाइट करना है। एंड एक पॉइंट आएगा जब आपको फील होगा कि जो कैप है उसका जो मेटल है एल्युमिनियम, वो जो सिलेंडर हेड का मेटल है
वहाँ पर जाकर के टच हो गया है, मतलब जो ओरिंग है वो प्रॉपरली स्क्वीज़ हो गई है। एंड जब ऐसा आपको फील हो, उसके बाद में आपको सिर्फ 1/4 या 1/8 जो टर्न है, इन दोनों के बीच में ही जो स्पैनर है उसको रोटेट करके इसको टाइट करना है। ये जो कैप नट्स हैं इनको ज़्यादा टाइट ना करें, अदरवाइज़ या तो ये टूट जाएंगे या फिर इनके जो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो टूल है वो ग्रिप करता है वो स्ट्रिप हो जाएंगे। एंड फिर इनको खोलना काफ़ी सरदर्दी वाला काम है। उसके बाद में सबसे लास्ट में जो कैप है उसको फिर से लगा देना है। राइट, सो विद दैट बीइंग सैड, जो प्रोसेस है वो यहीं पर फिनिश होती है। बट एक बार रुको, कहीं जाना मत, थोड़ी और बातें हैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये सारी प्रोसेस करने के बाद में जो बाइक है उसको एक बार स्टार्ट करके और देख लेना। अभी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। और अगर आपने सब कुछ सही किया है ना, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आपकी बाइक है वो प्रॉपरली स्टार्ट होगी। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले बाइक को 4 या 5 किलोमीटर चलाना है जिससे कि इंजन है वो प्रॉपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर आ जाए। बिकॉज अभी सर्दियों का टाइम है इसलिए बोल रहा हूँ, वरना गर्मियों में तो 4-5 किलोमीटर में इंजन है वो अच्छा खासा गर्म हो जाता है। एंड जब इंजन गर्म हो जाए तब आपको सुनना है अगर वो टिक टिक वाली साउंड है वो गई है या नहीं। अगर वो चली गई है देन मेरे को थैंक यू कर देना, और अगर वो नहीं गई है तो गालियाँ मत देना, कोई और वजह है फिर उसकी। लेकिन अगर इंजन गर्म होने के बाद ही टिक टिक साउंड आ रही है तब 90+% चांसेस हैं कि वो वाल्व क्लियरेंस है, टैपेट एडजस्टमेंट है, उसी की है। तो अब बात आती है कि मैंने आपको शुरू में बाइक को स्टार्ट करके नहीं दिखाया था कि टिक टिक साउंड है वो एक्चुअली में कैसे साउंड करती है। तो उसका रीज़न ये है कि बाहर बहुत ठंड है, अभी रात का टाइम है, एंड ये जो बाइक है इसमें वो टिक टिक वाली साउंड लाने के लिए मेरे को इसको 4-5 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग यहाँ तक आए हो और मैं इस चैनल को यहाँ तक लेकर के आया हूँ तो यार इतना तो भरोसा मेरे पे कर सकते हो ना, बिकॉज भाई बाहर वाकई में बहुत ठंड है और मैं नहीं जाने वाला बाहर। मैं इसको टेस्ट करूँगा, वो भी दिन में ही करूँगा। एंड हाँ, उसके अलावा एक चीज़ और, जब आपको टेस्टिंग इसकी करनी है 4-5 किलोमीटर चलाने के बाद में, वापस आओ, आकर के नीचे की साइड जो जो चीज़ें अपन ने खोली है ना उनको अच्छे से देखना, कहीं से कोई ऑयल लीक तो नहीं हो रहा है, कहीं से कोई अबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है, वो सारी चीज़ें अच्छे से नोटिस कर लेना। और बाहर मतलब जब इंजन को आप चलाओ ना तो चलाने से पहले ये भी देख लेना कि कहीं पर कोई ऑयल वगैरह इंजन पर ना लगा हुआ हो। अगर ऑयल है वो इंजन के बाहर लगा हुआ रह जाएगा तो जैसे ही इंजन गर्म होगा वो ऑयल जलेगा एंड उसकी वजह से जो सफ़ेद कलर का धुआं है और जो स्मेल है ऑयल बर्निंग की वो आ सकती है। तो ये सारी प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है। एंड इस बाइक में जो टिक टिक साउंड थी वो वाल क्लियरेंस की ही थी, क्योंकि जब मैंने वाल्स हैं उनको एडजस्ट करने के लिए चेक करा था तो उनमें अच्छा खासा प्ले हो रखा था। एंड पहले भी स्प्लेंडर में ये प्रॉब्लम रहती थी, बट जब से BS6 वाली स्प्लेंडर आई हैं पता नहीं इन्होंने क्या करा है और क्यों करा है, जो ये टिक टिक साउंड वाली प्रॉब्लम है ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है। एंड उसके अलावा भी एक और कारण जिसको मैं जानता हूँ वो है इसके टैंक के पास से एक टिक टिक की साउंड आती है जो कि इसका जो पर्ज वाल है वो साउंड करता है। तो अभी इसमें वो आवाज़ नहीं कर रहा है, तो अगर इस बाइक में वो आवाज़ आएगी या किसी और बाइक में आवाज़ आएगी जिसको मैं ठीक करूँगा तो मैं उसको भी वीडियो बना करके कवर कर दूंगा। उसके अलावा लास्ट में एक बात जो कि रह गई थी, जो कि मेरे ख्याल से कमेंट सेक्शन में कुछ लोग करने वाले हैं, वो ये कि कुछ लोगों को ये जानकारी है कि स्प्लेंडर की जो वाल्व क्लियरेंस है वो 0.10 mm है इनटेक एंड एग्जॉस्ट के लिए, और मैंने 0.05 mm बताई है इनटेक एंड एग्जॉस्ट के लिए। तो प्रॉपर एग्जैक्ट जितना मेरे को पता है, जितना मैंने सर्विस मैनुअल में देखा है वो 0.05 mm ही है, बट उसको रहने दो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको मान लो। 0.05 mm पे ना तो इस बाइक का परफॉर्मेंस और माइलेज ड्रॉप होता है और ना ही ये ज़्यादा टिक टिक वाली साउंड करती है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो 0.05 mm सबसे बेस्ट वाल क्लियरेंस है, या फिर जैसा कि मैंने बताया साइड वाली प्ले रहनी चाहिए, अप एंड डाउन प्ले नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आज तक ये तरीके आजमाए हैं और ये अच्छे खासे काम भी करे हैं। तो इन दोनों में से देख लेना आप। अगर आपको 0.05 mm पर एडजस्ट करने के बाद भी ऐसे लग रहा है कि हाँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपकी मर्ज़ी है। आपको अगर 0.10 mm पे संतुष्टि मिलती है तो वो कर लेना। मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको गाइड कर दिया है। एंड विद दैट बीइंग सेड, इस वाली वीडियो के लिए गाइज इतना ही था। आई होप इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।
अगर ऐसा है और आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, नीचे आपके जो थॉट्स हैं उनको कमेंट कर दें, कोई अगर नया अलग टाइप का वीडियो आइडिया है वो कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में आपको कुछ गलत लगा या कुछ ज़्यादा ही सही लग गया तो वो बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई आपका फ्रेंड है जिसके पास स्प्लेंडर है या हीरो की 100 सीसी वाली कोई भी बाइक है जो कि इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दें, या तो वो खुद कर लेगा या किसी और से करवा लेगा, बट एटलीस्ट उसकी हेल्प तो हो जाएगी। सो फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।